ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ लिया था सिंक्रोनस मशीन का। ओके, पैरामीटर्स और इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लिया था, है ना। दिस फेजर डायग्राम देख लिया था। ओवर एक्साइटेशन कब होता है, अंडर एक्साइटेशन क्या होता है, कब होता है, जब मेरा लोड यानी पूरा जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, जो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड कैसा है मेरा, है ना। लोड अगर मेरा यूनिटी पावर फैक्टर है तो मेरा जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा प्योर, और अगर लेगिंग होगा तो मेरा कैसा होगा, क्रॉस और डीमैग्नेटाइजिंग, और लीडिंग होगा तो मेरा क्रॉस एंड आपके मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और लीडिंग में के अंदर ओवर एक्साइटेड सॉरी अंडर एक्साइटेड होता है, और लेगिंग के अंदर ओवर एक्साइटेड मशीन कहलाती है अपनी। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। So today we will be starting the voltage regulation of synchronous machines. ठीक है। तो दो मेथड्स हैं सिंक्रोनस मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग दी डायरेक्ट मेथड। उसके बाद में हम इनडायरेक्ट मेथड बहुत सारे हैं, 3-4 हैं, उनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन? वी हैव सीन इन योर लेबोरेटरी, जो हमारा लेबोरेटरी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था वोल्टेज रेगुलेशन बाय डायरेक्ट मेथड, है ना। वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कि भाई नॉर्मली द वेरिएशन इन वोल्टेज, वोल्टेज के अंदर जो वेरिएशन जब हम नो लोड से फुल लोड जाते हैं या फुल लोड से नो लोड जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये वेरिएशन ना हो। सो फॉर आइडियल कंडीशन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी जीरो। ओके, नाउ वोल्टेज रेगुलेशन हम निकाल रहे हैं कि आर ए जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है सिंक्रोनस रिएक्टेंस के मुकाबले हमने उसको नेग्लेक्ट कर रखा है। सो एज आर ए इज नेग्लिजिबल देन इम्पिडेंस एंगल थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ क्योंकि अपना जो इम्पिडेंस एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि आर ए तो है ही नहीं अपना। ठीक है। सो जेड एस इज इक्वल टू एक्सेस। अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो सी दिस, आई हैव ड्रॉन दैट, सी दिस। ओके, यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल था। आर ए अगर मैं जीरो कर देता हूं तो ये जीरो हो गया, तो ये सीधा देखो थीटा एंगल 90 डिग्री अपने आप आ गया, है ना। ओके, एंड जेड एस किसके बराबर हो गया, सीधा एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बराबर हो गया। ये देख चुके हैं, इसी के लिए हम ज्यादातर बनाएंगे। सो व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन? इट इज द राइज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द फुल लोड across the terminals is disconnected, expressed in terms of terminal voltage. तो E phase minus V phase upon V phase. What is E phase? अगर equivalent circuit से बात करें हम, let me show you this. Okay, अगर अगर ये ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा तो इनमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो मेरे ये ओपन नो लोड वोल्टेज कौन सी दिखाएगा, ये तो दिखाएगा, दिस इज ई फेज ओनली, है ना। और फुल लोड होगा तो ये कौन सी वोल्टेज दिखाएगा, ये वाली, दैट इज वी फेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। तो नो लोड कौन सा है मेरा, ई फेज, फुल लोड कौन सा है, वी फेज अपॉन फुल लोड। ओके, तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप को, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। भाई जब नो लोड है, कोई लोड नहीं लगा हुआ, तो मेरी वोल्टेज क्या होगी, ऑब्वियस है। अब आप ही देख सकते हो, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में आपको मैंने बताया था। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि अगर नो लोड होगा, ये मेरा नो लोड होगा, तो क्या आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर आर्मेचर करंट फ्लो नहीं करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन ही नहीं होगा। तो जो मेरी ओरिजिनल जो फील्ड है ना, ओरिजिनल जो फील्ड की वजह से जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वही होगा, और वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि ये आर्मेचर रिएक्शन मेरी जो मेन फील्ड है उसको कम नहीं कर रहा। ओके, करंट करेगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप होगा, आइडियली तो नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर्स इट देयर इज अ वेरिएशन। Okay, now so voltage regulation represent voltage drop. Voltage regulation should be as minimum as possible. Okay, its best value is zero. Now voltage regulation is determined directly as well as indirectly. तो डायरेक्ट वे इज पॉसिबल ओनली फॉर स्मॉल मशीन, जितने भी स्मॉल मशीन हैं, मैंने आपको बताया था लेबोरेटरी के अंदर भी, बिलो 5 kVA, है ना, 5 kVA से कम क्या छोटी है, एक लेबोरेटरी में आ सकती है आराम से मशीन, है ना, टेबल, एक नॉर्मल टेबल की साइज की मशीन हो सकती है ना। तो उतना क्या, उसके लिए हम लोड अरेंज कर सकते हैं, है ना, उसके लिए हम लोड अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टेस्ट का मतलब होता है उतना लोड लगा के, है ना, 5 kV की मशीन है तो 5 kV का लोड लगा सकते हैं, हमारा अवेलेबल है। बट अगर इससे ज्यादा करेंगे तो लोड की साइज बढ़ जाएगी,
लोड फॉर एग्जांपल मैं एसकेआईटी की बात करता हूँ, एसकेआईटी के लिए अगर मैं सिंक्रोनस जनरेटर करूं या फिर ये लोड सपोज का 10 केवी आ गया है ना, ओके, तो उतना लोड आप एक लेबोरेटरी में कैसे लगाओगे, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम डायरेक्ट लोड भी नहीं कर सकते, और डायरेक्ट अगर आप टेस्टिंग भी कर रहे हो, सिर्फ टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग के लिए इतना बड़ा लोड कर रहे हो, तो उसके अंदर इतने सारे लॉसेस होंगे, इतना ज्यादा पैसा लगेगा, वो फिजिबल नहीं है। फॉर हैवी मशीन या मोर देन 5 केवी मशीन वी वी आर एम्प्लॉइंग द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सो वोल्टेज रेगुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इनडायरेक्टली बाय डिटरमाइनिंग वोल्टेज ड्रॉप, वो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। सो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सो दिस इज माय फील्ड वाइंडिंग, ओके, और ये मेरा स्टेटर है लेबोरेटरी के अंदर, और ये मेरा लोड है। ये लोड अवेलेबल होगा मेरा, सपोज 3 केवी की मशीन है ना, उसके लिए 3 केवी के अप्रॉक्स मेरे पास लोड अवेलेबल होगा लेबोरेटरी के अंदर, है ना, इतना लोड हो चुका है आराम से। और उसकी रेटिंग दे रखी होगी, आप बाजार से सिंक्रोनस अल्टरनेटर खरीदने जाओगे तो उसकी रेटिंग दे रखी होगी 3 केवीए, 1500 आरपीएम, 4 पोल की मशीन है, 15 हर्ट्ज, 415 और 2 एम्पियर। ये रेटेड कंडीशन है, यानी इतना लोड लगाओगे तो इतना रेटेड करंट फ्लो करना चाहिए, स्पीड से चलेगी ये ठीक है। तो डायरेक्ट लोडिंग में हम क्या करेंगे, इसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेटेड लोड लगाएंगे, ठीक है, और ये अमीटर और ये वोल्टेज। तो अब एक्साइटेशन को भी कांस्टेंट रखेंगे, और ये इसकी जो स्पीड है, स्पीड को विद द हेल्प ऑफ टेकोमीटर हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि 1500 आरपीएम पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक्साइटेशन इंक्रीज कर देंगे, कब तक, जब तक ये वोल्टेज कितनी ना पहुंच जाए, ये वाली वोल्टेज 415, है ना, और स्पीड भी 1500 आरपीएम अगर पहुंच गई तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, आपके किसको वेरी करेंगे रेटेड करंट के लिए, यहाँ पे लोड साइड को, लोड साइड को आप वेरी करोगे तो रेटेड करंट आ जाएगा। तो एक बार मशीन को आपने रेटेड करंट पे, रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज पे और रेटेड स्पीड पे रेट कर दिया, उस कंडीशन पे हम, ये हमारा क्या होगा, फुल लोड हो गया, अब ये लोड लग गया, तो इस लोड से अपनी कौन सी वोल्टेज आएगी, अपनी आएगी वीपीएच, है ना, वीपीएच, जो कि कितना है 415 वोल्ट, वो तो पता है हमें, दैट इज नोन क्वांटिटी टू अस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका लोड हटा देंगे, तो मुझे बताओ हटाते ही एमीटर करंट, करंट तो शो क्या करेगा, ये एमीटर जीरो करंट शो करेगा, और ऑब्वियस है ये वोल्टेज क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या मेजर करेगा, वाइंडिंग के अक्रॉस की वोल्टेज, और वो कौन सी होती है, ई फेज, ओके। तो दिस वोल्टेज विल बी फुल नो लोड वोल्टेज। ये टेस्टिंग हम देख चुके हैं लेबोरेटरी के अंदर, इसका सर्किट डायग्राम में बता चुका हूं। सो अल्टरनेटर इज रन एट सिंक्रोनस स्पीड, एक्साइटेशन विल बी रेटेड यूजिंग अ 3 फेज लोड, इट इज लोडेड अप टू रेटेड वैल्यू, ठीक है ना। एंश्योर द एमिटर डिफ्लेक्ट्स रेटेड करंट, बता दिया कैसे, है ना। एडजस्ट द एक्साइटेशन, एक्साइटेशन कौन सी, फील्ड की एक्साइटेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द वोल्टमीटर डिफ्लेक्ट एग्जैक्टली रेटेड टर्मिनल वोल्टेज पर फेज। मैंने क्या बता, ये वोल्टेज को 415 करने के लिए जब तक नहीं आ रही तब तक हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन को इंक्रीज करते जाएंगे। मेरी स्पीड क्या है, फिक्स है, ओके। नाउ दिस इज द स्पेसिफाइड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द मशीन विच इज अ नॉन पैरामीटर, जो हम जानते हैं कितना है 415, जो इसकी रेटिंग दे रखी है। नाउ डिस्कनेक्ट फुल लोड को डिस्कनेक्ट कर दो फ्रॉम द टर्मिनल्स, द टर्मिनल वोल्टेज इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ नो लोड। अब जो मेरे को टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी वो नो लोड वोल्टेज होगी, ई फेज, okay. E phase, the rise in terminal voltage is evaluated to determine regulation. Alternator is designed to generate EPH which gives rated terminal voltage at full load, okay, rated terminal at full load। अल्टरनेटर इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। नाउ ई फेज इज स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे। ई फेज किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे। देयरफॉर द एमएमएफ और एम्पियर टर्न्स ऑफ द मेन फील्ड विल बी डिजाइन क्राइटेरिया, है ना। सो दिस इज द एक्यूरेट वे ऑफ डिटरमाइनिंग रेगुलेशन, ये एक्यूरेट मेथड है क्योंकि हमने आपने एक्चुअल लोड लगाया है ना, बट कैन नॉट बी अप्लाइड टू लार्ज रेटिंग मशीन, क्योंकि इतना हमारे पास लोड है ही नहीं भाई, इतना बड़ा जनरेटर कैसे लगाओगे, लेबोरेटरी में टेस्ट कैसे करोगे। सो फॉर दैट वी नीड इनडायरेक्ट मेथड्स, सो दैट मेथड्स वी विल बी स्टार्टिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नाउ दैट दिस मेथड कैन बी अप्लाइड अप टू 5 kVA अल्टरनेटर्स, ओके। नाउ इनडायरेक्ट मेथड्स, ईपी, इस इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, ईपीएच एंड जेडएस विल बी डिटरमाइन, यही डिटरमाइन करेंगे क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज तो हमें पता ही होगी। देखो
हमें पता क्या करना है, हमें वी फेज तो पता ही है, क्यों? क्योंकि ये तो रेटेड वोल्टेज है, जो बाजार से मशीन खरीद के लाओगे उसका पता है हमें 415 है, ठीक है। ई फेज को फाइंड करना है, और एक और क्वांटिटी को फाइंड करना है, सिंक्रोनस इंपेडेंस विल बी डिटरमाइंड फॉर अ गिवन लोड एंड पावर फैक्टर टू डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना। वेयर वी फेज एंड आई ए आर स्पेसिफाइड, ये तो स्पेसिफाइड है, जब मशीन खरीदने जाओगे तो सी दिस, ये तो पैरामीटर्स जो है हमारे पास यहाँ पे ये वाले, ये तो मशीन में रेटेड होंगे। तो ये क्या दे रखा है, 415 क्या दे रखी है मेरी, 415 मेरी वी फेज दे रखी है, और साथ साथ में इसमें करंट नहीं लिख रखा, करंट भी होगा 2 एम्पियर, दैट इज माय रेटेड करंट। ओके, नाउ थोड़ा सा फेजर डायग्राम से हम वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ये इक्वेशन कहां से आई, ये डिराइव कर चुके हैं अपने पिछली वाली क्लास के अंदर। ओके, EF इजिकल टू V प्लस IA RA प्लस JX, और ZS को ही हम RA प्लस JX कहते हैं, सिंक्रोनस इंपेडेंस। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि भाई अगर ये किसकी इक्वेशन है, अल्टरनेटर की, अगर मोटर की कहे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो भाई, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, जब मोटर पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। नाउ लैगिंग लोड के लिए ये बनाया था हमने, अगर फिर से बना देते हैं, वी फेज आपने क्या लिया है, सी दिस इज वी फेज, है ना, वी फेज को मैंने अपना रेफरेंस माना है। लैगिंग लोड है तो लैगिंग आई करंट कहां पीछे पड़ेगा, पीछे करेगा 5 एंगल, दिस इज माय पावर फैक्टर एंगल। अब इसमें ऐड क्या करना है, आई ए आर ए, इसी डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा आई ए आर ए, इस डायरेक्शन में, और इसके 90 डिग्री में आई ए जे एक्सेस ये हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ई फेज। फेजर डायग्राम बनाना आ गया होगा आपको, और यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा तो ये थीटा एंगल होगा, और ये मेरा क्या होगा, आई ए जेड एस, है ना। ओके, और ये एंगल मैंने आपको बताया था डेल्टा, लोड एंगल, द एंगल बिटवीन दी फील्ड वोल्टेज और दी नो लोड वोल्टेज एंड दी आपकी टर्मिनल वोल्टेज। ओके, अब इस डायग्राम को मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रोटेट किया है ना, सीधा बना लेते हैं। देखो ये रेफरेंस, देखो कुछ नहीं किया मैंने, रोटेट किया जस्ट, है ना। तो आईए को मैंने यहाँ पे ले लिया, ऑब्वियस है, देखो अभी भी लैग कर रहा है, सेम डायग्राम है ऊपर वाला। अब देखो क्या किया मैंने, आई आ रहे इधर था, नीचे वाले को भी मैंने एक आगे खींच लिया लाइन। ओके, आई ए इधर तक था मेरा, इसको मैंने थोड़ा आगे खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये मेरा आई ए आ रहा था, तो ये भी क्या होगा, अगर डीई मेरा आई ए आ रहा है तो सीबी भी क्या होगा, आई ए आ रहे। ओके, नाउ ये वाला ए से लेके ई तक क्या था, जे आई ए एक्सेस, सी दिस। ओके, अब व्हाट इज बी टू ई, इसको हम क्या लिखेंगे, अगर कोई कहे बी टू ई, बी किसको, वी 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 फेज साइन फाइव, सही है, वेरी गुड। बी टू ई क्या होगा, देखो ये वाला एंगल, ये वाला बीई किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, सही कह सकता हूं, बीई इज इक्वल टू सी डी। और अब ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ओ सी डी वाला ट्राइंगल देखो, तो उसमें ये वाली इसकी वैल्यू कितनी है, वी फेज। तो अब मुझे बताओ सी डी की वैल्यू कितनी होगी, वी फेज साइन फाइव। ऐसे मुझे बताओ ओसी की वैल्यू कितनी होगी, वी फेज कॉस फाइव, वेरी गुड। बस ये ट्राइंगल बन गया अपना। अब इसी से हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन आ सकती है आपके आरटीओ में, है ना। फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, ये 90 डिग्री है, इट विल बी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, और ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ सी प्लस सी बी। ऐसे ही ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए ई प्लस बीई, खत्म। अब ओ सी, व्हाट इज ओ सी, वीपी कॉस फाइव। व्हाट इज सी बी, सी बी इज इक्वल टू डीई, दैट इज आई ए इंटू आर ए, जो देखो यहाँ पे किया था ना, आई ए इंटू आर ए, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे का होल स्क्वायर, प्लस व्हाट इज बीई, बीई है मेरा वी फेज साइन फाइव, और ई ए क्या है, आई ए एक्सेस, खत्म। और ओ ए, व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज माय ई फेज, तो ये आ गया, ई फेज विल बी अंडर रूट ऑफ दिस, है ना। और वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा आराम से इससे, कैसे, व्हाट इज ई फेज, आप इसको स्क्वायर करके हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है, ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मर में तो ऐसा किया था आपने, ट्रांसफॉर्मर में कुछ आपने अजम्पशंस करके ई फेज माइनस वी फेज निकाला था। ये जैसे मैं इनडायरेक्ट मेथड पढ़ूंगा कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो दिस इज दी हाउ यू कैलकुलेट ई फेज। ई फेज कहां से आ गया,
इससे आ गया। और मुझे बताओ इसमें क्वांटिटी, मुझे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। अब मुझे बताओ वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ई फेज माइनस वी फेज अपॉन वी फेज। चलो अब मुझे बताओ इसमें कौन सी नॉन क्वांटिटी? वी फेज की वैल्यू आप बता सकते हो क्या? वी फेज, वी फेज तो मशीन की रेटिंग दे रखी होगी 415, ये तो मेरे पास नॉन है। तो अब देखो मुझे निकालना क्या होगा? ई फेज निकालना होगा। तो ई फेज के लिए मुझे वी फेज की वैल्यू पता है, ठीक है। व्हाट इज कॉस फाई? कॉस फाई कहां से आएगा ये बताओ, एनीवन बता सकता है मुझे? भाई फाई कहां से आएगा? फाई कहां से आएगा बताओ? व्हाट इज फाई ये बताओ? फेज एंड आईए इक्विवेलेंट करंट, के है ना आपके, व्हाट इज उसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं ना, ठीक है। पावर फैक्टर एंगल ये आया कहां से? आई ए की वजह से। तो आई ए आपका बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है? ये लोड की वजह से। तो जितना लोड लगाओगे उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा? फाई एंगल। तो गिवन होगा कि भाई इतना लोड लगा रहा हूं मैं, तो इसका पावर फैक्टर मतलब फाई निकालो, उसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालो। तो निकाल सकते हैं। तो ये कहां से आया मेरे पास? लोड से। ओके। और ये आइए पता ही होगा, रेजिस्टेंस आर ए भी पता होगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके। तो इससे और एक्सेस जेड भी कैलकुलेट करना, ये सर इनडायरेक्ट मेथड है, वो हम पता करेंगे, एक एक टर्मिनोलॉजी हम करेंगे। अब मुझे बताओ अगर ई फेज पता चल गया तो वोल्टेज रेगुलेशन पता चल गया। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन, इनडायरेक्ट मेथड में हमें डिटरमाइन क्या करना है? ई फेज एंड जेड एस। बस ये फाइंड होने के बाद में मेरा वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। चलो अब ये तो सिंपल मैंने लैगिंग लोड के लिए बनाया था, लीडिंग लोड के लिए बना लेते हैं। लीडिंग लोड में क्या होगा? लीडिंग लोड में जो हमारा करंट है, इसी डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो करंट नीचे ना बन के ऊपर बनेगा भाई, आई ए। अब बना लो सीधे डायग्राम। करंट को मैंने एक बार रेफरेंस माना है आइए, तो अगर ये लीड कर रहा है तो वोल्टेज कहां बनेगा? नीचे बनेगा, देखो ये रही वोल्टेज। ओके, सी दिस, है ना। अब वी फेज में हमें क्या ऐड करना है? वी फेज में हमें करना है आई ए आर ए। आई ए आर ए कहां ऐड होगी? इस डायरेक्शन में। तो देखो ये ऐड कर दी, दिस इज माई आई ए आर ए। और इसके फिर आई ए एक्सेस, जे आई ए एक्सेस ऐड करना है इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऐड कर दो यहाँ पे। अब रिजल्टेंट क्या आएगा? ई एफ, है ना, ई एफ। तो ये मेरा डेल्टा एंगल कौन सा हुआ? ई एफ और वी फेज के बीच में एंगल। फिर से आप वही ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल एंगल ले रहा हूं? ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी ले रहा हूं। ओ आपका ए एंड बी, ये वाला इतना ले रहा हूं। अब उसमें ये फॉर्मूला लगा दो, बस वो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। सेम फॉर्मूला है पहले वाला, बस पता है अंदर क्या है? यहाँ वी फेज साइन फाइव प्लस आई एक्सेस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो प्लस लैगिंग के लिए, माइनस मतलब लीडिंग के लिए। ये ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके हो आप, ये डिराइव कर चुके हो ऑलरेडी, है ना। नाउ यूनिटी पावर फैक्टर हो तो, यूनिटी पावर फैक्टर हो तो यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होगा? आई और वी फेज क्या होगा? फाइव, फाइव की वैल्यू क्या होगी? 0। तो वी फेज, इसी में वी फेज में आई आर ए जुड़ जाएगा और आई एक्सेस हो जाएगा, दिस इज ई फेज। इसमें लगा लो। अब फाइव की वैल्यू 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, यहाँ पे 0 पुट कर दो, साइन 0 0, ये तो हट जाएगा। वी फेस कॉस फाइव, कॉस फाइव 0 1, वी फेस प्लस आई आर ए आ जाएगा, देखो। तो आप डायरेक्ट इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो ये वाला, ठीक है। और कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन इन अल्टरनेटर, जीरो रेगुलेशन कब के लिए? अगर फेजर डायग्राम बोले कि भी जीरो रेगुलेशन के लिए, तो जीरो रेगुलेशन कब हो सकता है? देखो ये क्वांटिटी, सॉरी, ये क्वांटिटी कभी जीरो हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि ये ऐड ही करेगी और इसमें नेगेटिव है। ये ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा होगा आपने, याद करो ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा था कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर विच लोड? लीडिंग लोड। ये डिराइव भी किया होगा अपने ट्रांसफॉर्मर में। तो यहाँ पे भी मैंने जो बनाया कंडीशन फॉर जीरो के लिए, वोल्टेज देखो, वोल्टेज को रेफरेंस माना है। करंट क्या कहाँ किया है? करंट आई ए आर ए मैंने यहाँ बनाया है, ये आई ए, इसमें शो नहीं कर रखा लेकिन आई है, यानी लीडिंग है ये। अब वीक में क्या ऐड करना है? आई ए आर ए, इसी डायरेक्शन में ऐड करूंगा, आई ए आर ए, ये ऐड कर दिया सीधे, ये आई ए आर ए ऐड किया है। तो ये लीडिंग का बनाया मैंने, है ना। बट लीडिंग के अंदर भी कौन सी कंडीशन में जीरो होगा वो देख रहे हैं हम, ठीक है। आई ए आर ए बन गया, आई ए आर ए में परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा? आई ए एक्सेस। और ये रिजल्टेंट क्या बन गया? ई एफ। अब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ मुझे? ई फेज या ई एफ माइनस वी फेज डिवाइडेड वी।
EF माइनस वी, यानी नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी ये ओ ए लेंथ, ओ ए क्या है EF, और ओ बी क्या है मेरा वी फेस, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं, तो अगर मैं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, अगर इन दोनों के बीच में से एक लाइन खींचू, बाइसेक्ट करूं, ये एंगल कितना होता है, डेल्टा लोड एंगल, दैट इज फील्ड एक्साइटेशन और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का एंगल लोड एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूं, इसको डेल्टा बाई 2 से, तो ये इसके जो ये लाइन जोड़ रही है इस पे क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, सिंपल है ना। अगर ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है, टू साइड्स आर इक्वल, तो ये बीच वाली जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट पे यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल, ये यहाँ से लेके ये लेंथ क्या है, ये आई ए जेड एस ही तो है ना ट्राइंगल। आई ए एक्सेस है और ये आई ए आर है, तो ये क्या होगा, आई ए एक्सेस। तो अब ये अगर 90 डिग्री बनाएगा, साथ साथ में ये जो लाइन है इसको आधे में बांट देगा, सीधे आधे में बांट देगा, तो आई ए जेड एस बाई 2 हो जाएगा। ये समझ में आया ट्राइंगल कैसे बनाया मैंने, ओके सारी कंडीशन। तो अब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ये ही केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा, ये वाला। चलो अब देखते हैं और ट्राइंगल की बात करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, दिस एंगल है ना, ये वाला एंगल अगर ऐसा है, ये दोनों ये 90 डिग्री इक्वली कट रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू इज समेशन ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ना। आइसोलेस ट्राइंगल्स हैं, ये कंडीशन है, तो दिस एंगल, समझ में आ गया, दिस एंगल विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ दिस एंगल। तो देखते हैं क्या होगा। ये मैंने ये पूरा जो वोल्टेज रेगुलेशन का डायग्राम बनाया है, किसके लिए बनाया है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बनाया अपने, ठीक है। कब वो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जब EF और V क्या होंगे, बराबर होंगे। वो सिर्फ एक ही केस में होता है, लीडिंग एक्सिस में, लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर, ठीक है। इसलिए करंट देखो IARA। अब मुझे बताओ IARA और वोल्टेज V और I के बीच में का जो एंगल है, अगर मैं IA यहाँ बनाऊं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट। आइए यहाँ बनाया सपोज, है ना, ये आइए, तो ये एंगल कितना होगा, 5, ओके 5। तो वही हो बना रखा है मैंने सीधे, इसको पैरेलल में यहाँ से उठा के यहाँ रखा है मैंने, IARA, और ये एंगल क्या होगा, 5, पावर फैक्टर एंगल, जो कि लोड पे डिपेंड करता है, ओके। नाउ दूसरा ये बनाया, तो अब ये एंगल कौन सा होगा, impedance angle theta s, this is called impedance angle। तो 5 plus theta s will be equal to this angle plus this angle। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है, डेल्टा बाई 2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको रीअरेंज करोगे, 90 माइनस थीटा एस प्लस डेल्टा बाई 2। और ये एंगल कैसा होना चाहिए, लीडिंग, ये ध्यान रखना, लीडिंग के अंदर ही जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है। ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी पढ़ा था आपने, है ना। वेर डेल्टा बाई 2 कितना है, डेल्टा बाई 2 अगर आप लिखोगे, तो अगर कोई पूछे डेल्टा बाई 2 कैसे करोगे, इस ट्रायंगल में देख लो, दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ आई जेड एस बाई 2 डिवाइडेड बाई वी, सबकी दे रखी है। तो अगर आपको पूछे कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में पावर फैक्टर एंगल निकालो 5, तो भी निकाल सकते हो, लोड एंगल निकालो तो भी निकाल सकते हो, है ना। सारी कंडीशन बता दी, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा, वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, हाउ इट इज डिटरमाइंड फॉर स्मॉल मशीन्स, इट इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट मेथड, ओके। और आपकी जो बड़ी मशीन है मोर देन 5 kVA, ठीक है, उसके लिए हम कौन से मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में से बहुत सारे मेथड्स हैं, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, पोर्टेड ट्रायंगल मेथड, अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड्स, ये बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनडायरेक्ट मेथड चालू करने वाले हैं, और मेन हमारा जो मेन मोटिव होगा उसमें हमको क्या फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड में, ई फेज और जेड एस। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आ जाएगा वो, ओके। सो लेट्स एंड द लेक्चर हियर।